अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो इमिग्रेशन टॉपिक मैंने चूज़ किया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा हटके है। ये उस सेंस में है कि बहुत से लोग जो हैं जो यूके में रहते हैं और उनकी एक तो मैरिज जो है जो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो मैरिज लोकल कौंसल में रजिस्ट्रार ऑफिस में आप रजिस्टर्ड करना चाह रहे होते हैं, वो आजकल जो है वो खासा मुश्किल हुआ पड़ा है। नंबर एक तो ये है कि मैं हमेशा दो चीज़ों की बात करता हूँ। एक होता है कानून, एक होता है जो प्रैक्टिकल तौर पे आपके साथ जो है प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। अगर हम लॉ की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये देखिए जी, ये तो हमारा ह्यूमन राइट्स है, ये तो हमारा लीगल राइट्स है। ये कैसे मुमकिन है कि हम अपनी कोई शख्स जो है वो यूके में मैरिज को जो है वो रजिस्टर्ड नहीं कर सकता? आप लोकल काउंसिल में जाके अपनी मैरिज को क्यों रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते? क्या प्रॉब्लम है? ये हमारा ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन है अगर रजिस्ट्रार जो है मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं करेगा। ये तो है कानूनी बातें जो है। कानून जो है उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, अदब करना चाहिए। हम भी करते हैं, आप भी करते ही हैं। वो भावें खुश होकर करिए या ना खुश होकर करिए, लेकिन करते तो हैं। लेकिन क्या जो कानून है वो उस पे अमल जो है वो इसी सेंस में होता है? और क्या हमारे पास इतना का टाइम होता है कि हम इन चीज़ों को जो है वो बेयर कर सकें? अब क्या रजिस्ट्रार जो है, जब हम अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करने के लिए जाते हैं, वो बड़ा हंसदे दंद कट के तो साढ़े डॉक्यूमेंट्स लेगा तो मैरिज को रजिस्टर्ड कर देगा? नहीं, वो तो लम्बियाँ पा लेंदे ने उथे। वो कहते हैं जी आप डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, आप अपना पासपोर्ट लेके आएँ, आप अपना वैलिड वीज़ा दिखाइए, आप अपना जो है वो जो है अपने नाम के कोई बिल्स दिखाएं, अपना एड्रेस जो है वो दिखाइए। हर एक के साथ तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि बाज़ का क्या होता है कि बाज़ का नीचे दोस्त जो हैं वो कमेंट्स कर देते हैं, ओ भाई जान मैं तो बड़े आराम ना गया, मेरी उन्होंने शादी रजिस्टर्ड कर ली। भैया आपकी इसलिए शादी रजिस्टर्ड कर ली कि आपके पास पासपोर्ट था आपके हाथ में, आपके पास वैलिड वीज़ा था, आप गए हैं, आपने आपकी शादी रजिस्टर्ड होगी। हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जो इस वक्त ओवर स्टेयर है, जो इस वक्त इलीगल है, जो इस वक्त जो है उसके पास कोई सा और वीज़ा था, वो स्टूडेंट था, उसने उसके बाद जो है वो असाइलम क्लेम किया हुआ है, उसका असाइलम अभी तक पेंडिंग है, लेकिन अब वो कहता है कि वो मैरिज को जो आपने रजिस्टर्ड करें। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। आपने जिस वक्त वहाँ पे जाते हैं, वो रजिस्ट्रार बाज़ का कह देता है कि जी आप अपना पासपोर्ट जो है वो लेके आए। हूँ पासपोर्ट कितों लैके आइए? पासपोर्ट केड़ा भूआ दे घर पे है जी, असी जाना है तो कहना जी फुफो जी अब लियाओ पासपोर्ट। मुझसे रजिस्ट्रार वाले ऑफिस वाले मांग रहे हैं पासपोर्ट, तो पड़ा हुआ है होम ऑफिस के पास। होम ऑफिस को हमने पासपोर्ट कब जमा करवाया? जब हमने अपना असाइलम क्लेम किया, हमने पासपोर्ट वहाँ पे भेज दिया। जब हमने अपनी ह्यूमन राइट्स की कोई एप्लीकेशन फ़ाइल की, हमने कोई और एप्लीकेशन फ़ाइल की, हमारा पासपोर्ट तो होम ऑफिस के पास पड़ा। होम ऑफिस तो एन जो देते अपना बैठा है वो जिमें अपना सोने के उत्ते सप नहीं बैठा होंगे जोड़ा, तो वो तो होम ऑफिस वाले तो अपना पासपोर्ट के ऊपर ऐसे बैठे होते हैं, वो तो तुहानू डुच करके डस मार देंगे, पासपोर्ट नहीं उन्होंने देना। अब वो कहते हैं रजिस्ट्रार वाले कि अपनी अटेस्टेड कॉपी लेके आए, स्टैंप वाली लेके आए। अब आप उनको होम ऑफिस को ईमेल करेंगे, आप एमपीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, आप उसके बाद जो है लेटर लिखेंगे, चेजर लेटर भेजेंगे, वकील ਨੂੰ गाना कढ़ी जाओगे कि जी ओ जी वकील साहब कर ही नहीं रहे कुछ। वकील ने उत्थे की करना है जी, उन्हें वकील ने जाके उत्थे वहाँ पे धमाल पानी है जाके होम ऑफिस के जी कि जी मेरे क्लाइंट का पासपोर्ट दे दो। पासपोर्ट होम ऑफिस आपको वापस नहीं करता। बहुत से लोग पूछते हैं कि जी होम ऑफिस पासपोर्ट उनसे कैसे वापस लिया जा सकता है? देयर इज़ ओनली टू ऑप्शंस जब आप होम ऑफिस से पासपोर्ट ले सकते हैं। नंबर वन, जब आपको उन्होंने वीज़ा ग्रांट कर दिया होता है, आपको स्टेटस मिल जाता है, होम ऑफिस आपका पासपोर्ट आपको भेज देता है। सेकंड, जब आप कहते हैं मैं भाईजान थक गया, मैं भाईजान मैंने माफ़ी दे दो, मैं चला वापस, मैंने अपने कंट्री वापस जा रहा हूँ, मैं टायर्ड हो गया हूँ, मैं बाद में आऊँगा, किसी नए वीज़े पे आऊँगा या मैं जो मर्ज़ी करूँ, मैं अभी आपका कंट्री छोड़ के जा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे टिकट बुक करवाएंगे कि जी आई एम ट्रैवलिंग बैक टू माई कंट्री। फिर आप वहाँ पे बोर्डिंग करने के बाद जो है वहाँ पे उन्होंने एक साहब खड़े होंगे पासपोर्ट लेके, वो आपको पासपोर्ट वापस करेंगे। होम ऑफिस से पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो कंडीशनों पे वापस वो देते हैं। आप जब वापस जा रहे होते हैं अपने सारा कुछ यहाँ पे बोरिया बिस्तर लपेट के, यहाँ आपको यहाँ पे जो है वो स्टेटस मिल जाता है। इसलिए ये बातें जो हैं वो सुनने में लॉ के मुताबिक ये वो पढ़ने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं जी, दूध के ढोल सुहाने। लेकिन प्रैक्टिकल हमने बात करनी है। मैं एक प्रैक्टिसिंग वकील हूँ और मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा। प्रैक्टिकल ये है
कि जब इस तरह की नौबत आती है, मैं बैक टू अब नॉर्मल जो हमारा असल चैप्टर है वो ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है, आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हो पाती, सो देन द ओनली ऑप्शन इज़ आपको वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, दैट्स कॉल्ड अनमैरिड पार्टनर वीज़ा रूट। जो है अनमैरिड पार्टनर, अनमैरिड का मतलब ये है कि जहाँ पे आपके पास जो है आपकी ऑफिशियल तौर पे रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो है आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हुई, आपके पास इंग्लिश मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं है। अब आप कहेंगे जी मैं तो मैरिड हूँ, मैंने तो गुरुद्वारे में विआह किया होया है, या मैंने जो मंदिर में शादी कर ली, टेंपल में शादी होगी, मैं तो जी नकाह पढ़े है, मैं कलमे पढ़े। सो वो आपका रिलीजियस मैटर है। आपने गुरुद्वारे च विआह किया, तुसी अपना आपने टैंपल में आपने शादी कर ली, आपने जो है वो अपना फुफ्फो नूं नाल बिठा के दो नाल ताए चाचा इकट्ठा करके आपने निकाह कर लिया, वो आपका ज़ाती मसला है, वो आपका पॉलिटिकल कह दें वो आपका रिलीजियस मैटर है। सो इसलिए होम ऑफिस को इससे कोई कंसर्न नहीं है। दो चीज़ें हैं, नंबर एक, आपका यहाँ रजिस्टर्ड मैरिज हो, आपके पास इंग्लिश मैरिज का सर्टिफिकेट है, उसकी बेस के ऊपर आप जो है अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज नहीं है, देन द ओनली ऑप्शन इज दैट्स कॉल्ड अनमैरिड पार्टनर वीज़ा रूट। जब आप अनमैरिड पार्टनर वीज़ा रूट की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, सो उसमें आपके पास जो है वो एविडेंस होनी चाहिए कि क्या आप वाकई ही आप अपने पार्टनर के साथ रहते हैं। सो इसी टॉपिक के ऊपर आज मैंने इसलिए बात की है कि हमारे एक दोस्त भी हैं, क्लाइंट भी हैं, उनकी एप्लीकेशन थी अनमैरिड पार्टनर वीज़ा रूट के ऊपर। वो ओवरस्टे थे, वो इलीगल थे, वो कंट्री में काफ़ी अर्से से रह रहे थे, उनकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं थी, उनके बेशुमार जो थे मामला थे। वो जिमें बंदा कहना ना एक इंसान की एक बॉडी है तो वो सिर्फ हुण साह ही आ रहा है, तो बाकी हर चीज़ जी है ना वो बिल्कुल पैदल फारग हो गई है। जेडे ना हाथ पैर बावां हर चीज़, हाथ पैर बावां कटनियाँ क्या होता है, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। इमिग्रेशन की ज़बान में जब आपको इमिग्रेशन बेल पे आप होते हैं, दैट्स कॉल्ड हाथ पैर बावां कटियाँ गई हैं। सो क्योंकि इमिग्रेशन बेल के बाद जो है कोई ऐसा जो है कोई वो ऑप्शन बचता नहीं है। सो इसी तरह एक शख्स जो है वो ओवरस्टेड हो, इलीगल हो, बेशुमार उसके फैक्टर्स हों, सो ऑल केसेस पे इंडिविजुअल मेरिट होता है, हर एक की एक अपनी कहानी है। सो इसलिए ये जहन में मत रखिएगा कि बहुत आप किसी का लाल मुंह वेख के अपना मुंह असी लाल चिपेड़ा मार के लाल नहीं करना। हमने देखना ये है कि हमारे केस का मेरिट जो है वो क्या है। सो एक शख्स है वो ओवरस्टेयर है, इलीगल है, उसके जो भी मामला हैं हाथ पैर कटे हैं। सो उसके बाद जो है वो अगर किसी ब्रिटिश के साथ, पासपोर्ट होल्डर के साथ, ब्रिटिश पासपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हूँ तुसी कहो जी वो इंडियन है तो इंडिया का पासपोर्ट लैके आ गई कुड़ी इतने विजिटर वीजे ते तुसी कहो जी मैं वो मैरिज करना, मेरे उत्ते भी वही कानून लागू होएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ एक बंदा होवे ना, एक ओवरस्टेयर है, एक इलीगल है, तो उतों कवे जी कि मैं कोई अपना इंडियन या पाकिस्तानी कुड़ी है मुंडा आ जाए तो मैं वो नाल विआह करना तो मैं मेरा स्टेटस सीधा हो जाएगा। नहीं, फिर तो घर के दूजी वारी रोटी नहीं देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ अपना तुसी दूजी वारी सालन मंगना, उन्हें डोई चुक के मारनी है ਤੁਹਾਡੀ कोनी दे उत्ते। सो हम बात करें, आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो, आपके पास सेटल्ड स्टेटस हो, आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो, तीनों में से कोई एक स्टेटस है, और आपके पास 2 साल की वैलिड एविडेंस हैं कि यू आर लिविंग विद योर पार्टनर हु और शी इज़ होल्डिंग अ ब्रिटिश पासपोर्ट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, वो सेटल्ड स्टेटस जो है उस बेस के ऊपर जो है जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, सो दैट्स एप्लीकेशन कॉल जो है आर्टिकल 8 ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो होती है आपकी प्राइवेट फैमिली लाइफ होती है। परमिशन टू स्टे, ये जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ वो था जी परमिशन टू स्टे ऑन द फैमिली रूट हैज़ बीन सक्सेसफुल जो है। सो अब जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, सो उसमें नॉर्मली जो है 10 ईयर्स वीज़ा रूट के ऊपर आपका एप्लीकेशन वो ग्रांट करते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज के ऊपर जो है वो आपको फैमिली रूट वीज़ा जो है वो 2.5 साल का 2.5 ईयर का जो है वो आपको देते हैं। सो यू हैव बीन ग्रांटेड अ परमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 8 जो है, आर्टिकल 8 होता है ये ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर। अच्छा, फिर आगे वो फर्दर जो है वो होम ऑफिस यही लिखता है। ये मैं वो साथ साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग जो हैं जिनको 10 ईयर्स वीज़ा रूट के ऊपर जब वो वीज़ा ग्रांट होता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं जो बहुत से लोगों को जो है वो क्लियर नहीं होती। सो उसमें ये आ जाता है कि आफ्टर गेटिंग अ 10 ईयर्स क्वालिफाइंग पीरियड इन द यूके, कि जब आप 10 साल जो है कंटिन्यूसली यूके में गुजार लेंगे। क्वालिफाइंग पीरियड मीन कि जिस बेस के ऊपर आपको वीज़ा मिला हुआ है, अगर आप उसी बेस के ऊपर आप कंटिन्यूसली 10 ईयर्स कर लेते हैं, सो देन यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर अ सेटलमेंट। कि इसका मतलब है कि आप जो है 10 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल आप
सेटलमेंट जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यू मे नीड टू अप्लाई फॉर अ फर्दर सबमिशन टू स्टे। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका ये जो करंट वीज़ा हमने आपको दिया है जब वो ख़त्म होगा, आप उसकी जो आपका जो भी आपको वीज़ा 2.5 साल वाला ही ऑब्वियसली हम उसकी बात करें, वो उसकी ख़त्म होने से पहले जो है आप 28 डेज़ पहले जो है आप उसकी एक्सटेंशन के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं जी। अच्छा, फिर वो उसमें एक और चीज़ आ जाती है कि क्या मुझे इस आप लेट्स से एक शख्स जो है वो उसने असाइलम क्लेम किया, उस असाइलम के बाद उसका असाइलम रिफ्यूज़ हो गया, उसने उसके बाद उसकी अपील की, उसकी अपील रिफ्यूज़ होगी, फर्दर सबमिशन की, वो रिफ्यूज़ होगी। उसके बाद उसको उसने फैमिली की बेस के ऊपर जो है वो अब आर्टिकल 8 की एप्लीकेशन डालती। तो क्या जब अगर उसका असाइलम एक्सेप्ट होता तो क्या वो बैक होम कंट्री ट्रैवल कर सकता था? आंसर इज नो, वो नहीं कर सकता था चूंकि उसको रेफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ था। अब उसका असाइलम रिफ्यूज़ हो गया लेकिन उसको ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली ग्राउंड जो है उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई। तो क्या अब वो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है फैमिली ग्राउंड की एप्लीकेशन के ऊपर बैक होम ट्रैवल कर सकता है? बिल्कुल। अब वो चूंकि 2.5 साल वाला वीज़ा है अब वो ट्रैवल कर सकता है जी। अब मैं आज का एपिसोड में जो है ये यहीं पे क्लोज करूंगा, लेकिन इसी का मैं पार्ट 2 जो है वो मैं आपके साथ मैं कल शेयर करूंगा। उसमें हम बात करेंगे कि आपकी इस तरह के वीज़ा में जो कंडीशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं। स्टडी कंडीशंस जो है वो क्या है, अगर आप स्टडी करना चाह रहे होते हैं तब आप क्या कर सकते हैं करें। वर्क कंडीशन जो है वो क्या है, पब्लिक फंड्स की जो कंडीशन है वो क्या होती है, और इसके अलावा जो इमिग्रेशन आपके जो हेल्थ सरचार्ज जो होते हैं या ये जो IHS वगैरह होती है वो क्या आती है। और उसके बाद जो है इसमें आप 10 ईयर्स वीज़ा रूट को क्या आप 5 साल के रूट पे कन्वर्ट करके बैक नॉर्मल आ सकते हैं या आपको 10 साल ही मुकम्मल करना पड़ेंगे। इस तरह के तमाम चीज़ों के ऊपर जो है कल जो है उसमें मैं बात करूँगा। मुझसे मिलना चाहते हो सो यू आर मोस्ट वेलकम, मुझसे मिलिए। मैं ब्रैडफर्ड में जो हमारा ऑफिस है मैं वहाँ पे होता हूँ, और मैं फ़ोन एडवाइस के या मैं जो है फ़ेस टू फेस मिलने की फ़ीस चार्ज करता हूँ। ये जो सोशल मीडिया अकाउंट है, ये जो यूट्यूब आप देख रहे हैं, ये जो आप टिकटॉक आप देख रहे हैं, ये बाकी सोशल मीडिया जो आप देख रहे होते हैं, मैं वहाँ को उसको खुद हैंडलर नहीं हूँ। वहाँ पे हमारी टीम बैठी होती है, वो आपको मैसेज करती है, और मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डायरेक्टली डील नहीं करता हूँ। सो इसलिए वहाँ पे सिर्फ आप नंबर लेके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हम अपॉइंटमेंट की फ़ीस चार्ज करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड इवनिंग, बाय फॉर नाउ।